नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग 24 अप्रैल 2021 को द हिंदू समाचार पत्र के अंदर में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यह क्लास सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले उन विषयों को देखते हैं जिन्हें आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। पहला विषय होगा शासन की तीसरी परत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज हम लोग मना रहे हैं 24 अप्रैल को। उसके संबंध में यह एक लेख है आप लोगों के लिए। अगला विषय होगा चुनाव आयोग और कोविड-19 महामारी। फिर असहमति के साथ सह अस्तित्व, चीन द्वारा उल्लंघन। दरअसल राजनीति के अंदर में यह एक सिद्धांत माना जाता है कि दो राष्ट्र, दो संस्थाएं, दो दल, अगर उनके बीच असहमति है तो फिर भी एक मध्यम मार्ग का पालन किया जाता है जिसके माध्यम से दोनों का अस्तित्व बना रह सके। लेकिन पिछले कुछ दिनों में सीमा पर जो चीन के द्वारा विवाद बढ़ाए गए, उससे यह बात समझ में आती है कि चीन इस सिद्धांत से बहुत दूर जा रहा है। अगला विषय है बौद्धिक संपदा अधिकार और कोविड-19 के टीके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत के अंदर में लगातार कोविड-19 महामारी बढ़ती जा रही है। उसका संक्रमण बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है। अनेकों लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ऐसे में एक विषय उठाया गया है कि क्या भारत को कुछ समय के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों से छूट दी जा सकती है और उसे कोविड-19 के टीके, वैक्सीन मुहैया करवाए जा सकते हैं। अगला विषय है कोविड-19 संकट और प्रशासन की असफलताएं। जिस प्रकार से यह महामारी की अगली लहर को हम लोग देख रहे हैं, तो यहां पर लेखक ने इस बात को दिखाने का प्रयास किया है कि प्रशासन के द्वारा किन किन मोर्चों पर गलतियां की गई, कहां कहां असफलताएं हुई और जिनका खामियाजा हजारों लोगों को अपनी मौत से चुकाना पड़ रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न को। इसके साथ साथ में जो उत्तर होंगे उनके उत्तरों की रूपरेखा को भी देखेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा पहला समाचार है पेज संख्या 6 से। इसको GS2 पॉलिटी के साथ में हम लोग जोड़ सकते हैं और समाचार है अराइज एंड रिजुविनेट द थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस। चर्चा में क्यों है ये? मैंने अभी आपको बताया भूमिका के समय कि आज 24 अप्रैल है और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को हम लोग मना रहे हैं। 73rd अमेंडमेंट लागू हुआ इसी दिन और यहां से पंचायती राज शासन की तीसरी परत वो अस्तित्व में आई आधिकारिक रूप से। लेकिन समय के साथ साथ इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी रही हैं जिनका निराकरण करने की आवश्यकता है और उनको हम लोग यहां पर देखेंगे। अगर हम पंचायती राज के पृष्ठभूमि की बात करें तो एक बिंदु आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि स्थानीय संस्थाओं का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच होनी चाहिए। अगर हम भारतीय इतिहास पर निगाह डालें तो प्राचीन समय में हमें ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति, विदध जैसी संस्थाएं दिखाई पड़ती हैं जो कि कबीलाई व्यवस्था को चलाती थी। इसके बाद हम लोग जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं, हमें चोल प्रशासन दिखाई पड़ता है दक्षिण भारत के अंदर में, जो कि अपनी स्थानीय संस्थाओं को बहुत अधिक महत्व देने के कारण बहुत चर्चा में रहता है। और इसका साक्ष्य हमको प्राप्त होता है उत्तरमेरूर अभिलेख के माध्यम से, जिसके अंदर में स्थानीय संस्थाओं की जिम्मेदारी, उनके चुनाव के तरीके, इन सब के ऊपर में चर्चा हमें दिखाई पड़ती है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग यहां से गांधी जी के एक कथन को देखते हैं। लोगों की आवाज भगवान की आवाज है और पंचायत की आवाज लोगों की आवाज है। स्टूडेंट्स, पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि ऐसे कथनों का प्रयोग हम लोग निबंध के अंदर में कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारा उत्तर और प्रभावी हो जाएगा। और अब हम लोग अगर इस कथन को यहां पर अप्लाई करते हैं तो देखते हैं शासन को जनता तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था निश्चित रूप से एक बेहतरीन साधन साबित हो सकती है। अब अगर हम लोग औपनिवेशिक शासन की बात करें तो 1884 में अंग्रेजों के द्वारा मद्रास लोकल बोर्ड एक्ट को पास किया गया था और इसके माध्यम से मद्रास के अंदर में नगरपालिका जैसी गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया। बाद में 1920 में ग्राम पंचायत कानून लाए गए।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के आधार पर, और यहां से जो चीज सामने आई वो था 25 वर्ष से अधिक उम्र के लोग पंचायत सदस्यों को चुनने का अधिकार रखते थे। तो ये कुछ शुरुआती कदम हैं जो उठाए गए। देश आजाद हो गया और हमने अपना संविधान बनाया, और हमारे संविधान के अंदर में अनुच्छेद 40 आता है नीति निर्देशक तत्वों के अंदर में भाग 4 में, जिसमें पंचायतों के गठन की बात की गई है कि शासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अब यहां पर आप लोग एक बिंदु पर ध्यान देंगे कि इन्हीं सब चीजों पर सुझाव देने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव रखा। पहले स्तर पर यहां पर रखा गया ग्राम स्तर को, जहां पर होगी ग्राम पंचायत, फिर इसके बाद पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और इसके बाद में जिला स्तर पर जिला परिषद। हालांकि बहुत जल्दी ही भारत के अंदर में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से इस प्रक्रिया को आरंभ किया गया। लेकिन एक बड़ा विषय यहां पर था कि इसमें एक रूपता नहीं थी। इसके अलावा ये राज्यों के विवेक पर निर्भर करता था कि राज्य यहां पर क्या क्या सुधार करना चाहते हैं। इसी पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर में एक रूपता को स्थापित करने के लिए, इसके अलावा जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको एक संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए कई सारी समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी सिफारिशें रखी। इनमें से अशोक मेहता समिति थी, जीवीके राव समिति थी, एलएम सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति। इन्होंने काफी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की थी, और इन्हीं सब के आधार पर 1992 में हमारी संसद ने 73वें संविधान संशोधन को पास किया, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, और यहां से पंचायती राज संस्थाएं एक संवैधानिक रूप में हमारे सामने आई। अब यहां पर अगर आप प्रमुख विषयों पर ध्यान दें तो यहां पर विषय कौन कौन से दिखाई पड़ते हैं। महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया इन संस्थाओं के अंदर में। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से इस बात को कि राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है कि स्थानीय निकायों के चुनाव वो ठीक से करवाएं, निष्पक्ष तरीके से, और इसमें उन्हें कभी कभी केंद्रीय निर्वाचन आयोग की मदद भी मिलती है, सलाह मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। और विशेष रूप से इस बिंदु को ध्यान रखेंगे कि जो राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होते हैं वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। कई बार प्रश्न आता है परीक्षाओं में, बच्चे गलती कर जाते हैं। यहां पर इस बात के प्रावधान किए गए कि स्थानीय निकायों के चुनाव हर 5 वर्ष पर करवाए जाएंगे। आर्थिक विकास कैसे होगा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में, उसको बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाने के संदर्भ में जो स्थानीय निकाय हैं उनके महत्व को स्वीकार किया गया। वित्त आयोग के माध्यम से भी इनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रयास किए गए। स्टूडेंट्स, अब अगर यहां पर हम कुछ और विषय देखें, मसलन कि चुनौतियां यहां पर कौन कौन सी छिपी हुई हैं और आगे की राह क्या हो सकती है, तो यहां पर एक बड़ी जो चुनौती है वो है स्थानीय निकायों के चुनाव समय से नहीं होते हैं। कई सारे राज्यों के अंदर में ये देखा गया कि सरकारें स्थानीय निकायों के चुनाव को टालती रहती हैं। अगर हम हालिया उदाहरण को जोड़ें तो हम तमिलनाडु राज्य को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर धन की कमी, और अगर धन आ रहा है तो उसका दुरुपयोग, जैसे मनरेगा के संदर्भ में कई सारी बातें हम लोगों ने देखी, धन के दुरुपयोग की हमने। सत्ता का विकेंद्रीकरण जितना बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं वो तभी हो पाएगा जब ये संस्थाएं मजबूत हों। इसके अलावा एक अन्य बिंदु यहां पर यह रहता है कि लोगों को भी हमें जागरूक बनाना होगा ताकि वो अपने अधिकारों की मांग रख सके और संस्थाओं के अंदर में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास भी कर सके। अगला समाचार है स्टूडेंट्स पेज संख्या 6 से, इसको भी हम लोग GS2 पॉलिटी के साथ में जोड़ सकते हैं। समाचार है द इलेक्शन कमीशन वोक अप लेट टू द इल इफेक्ट्स द लॉन्ग कैंपेन इन बंगाल हैड ऑन पब्लिक हेल्थ। स्टूडेंट्स, चुनाव आयोग को कोविड-19 महामारी के संदर्भ में चुनाव करवाने के लिए बहुत अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता थी, ऐसा कहना है लेखक का। और
विषय हमारे सामने आता है बंगाल के चुनाव अभियान के संदर्भ में कि बंगाल के अंदर में बहुत लंबे दौर तक चुनाव अभियान चला। इसके अलावा जो चरण रहे वोटिंग के वो 8 चरण तक रखे गए। इस पर कई लोगों के द्वारा सवाल खड़े किए गए, बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की गई और लगभग उसी समय में जब भारत के अंदर कोविड-19 महामारी की जो स्थिति है वो लगातार गंभीर होती जा रही थी, तो यहां पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में चुनाव आयोग की क्या जवाबदेही बनती है, इस विषय को उठाने का प्रयास किया गया है। हालिया समय में निर्णय आया है अंत में चुनाव आयोग के द्वारा कि जो शेष 2 चरण हैं उनमें चुनाव प्रचार को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। मैं आप लोगों को यहां पर याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले वर्ष बिहार चुनाव के संदर्भ में भी हमारे सामने कुछ ऐसी ही स्थितियां सामने आई थी। अब यहां पर जरा आप लोग देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से प्रश्न किया कि संक्रमण को रोकने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, और फिर यह निर्णय हमारे सामने आया है। यहां पर लेखक यह कहते हैं कि अगर चुनाव आयोग ने पहले से ही कुछ गंभीर प्रयास किए होते तो उसके अधिक लाभ प्राप्त होते, लोगों को स्वास्थ्य का नुकसान कम होता। और लेखक यहां पर कहते हैं कि बंगाल का स्वास्थ्य ढांचा तो पहले से ही बहुत अधिक खराब है, तो ऐसे में यहां पर स्थितियां बहुत अधिक खराब हो जाएंगी अगर कोविड-19 का संक्रमण यहां पर फैलना शुरू होता है, जिसकी संभावना बहुत अधिक है। और अभी मैंने बताया आपको कि चुनावों को 8 चरणों तक खींचना, वहां तक लेकर के जाना, ये एक हद तक अनौचित्य पूर्ण दिखाई पड़ता है। लेखक कहते हैं कि कोविड-19 की स्थिति तो भयावह हो ही रही है भारत के अंदर में, लेकिन एक बात यहां पर यह भी समझने वाली है कि यह भयावह स्थिति जो है, यह कहीं ना कहीं जो संस्थाएं हैं भारत के अंदर में, जो सारी चीजों को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके गलत निर्णयों की उपज भी है। और अगर दूरदर्शिता का प्रयोग किया जाता तो हम इस स्थिति से बच सकते थे या इसकी भयावहता को तो घटा ही सकते थे। यहां पर समझने योग्य बात यह है कि महामारी के इस दौर में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तो हमें आगे बढ़ाना ही है, क्योंकि हमारे सामने दुनिया के अंदर में कई ऐसे राष्ट्रों के उदाहरण भी हैं जहां पर इस महामारी के समय में तानाशाही के बीज पनप गए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया कई सारे देशों में अवरुद्ध हो गई। तो हमें इस प्रक्रिया को तो आगे बढ़ाना है, इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि किस प्रकार से हम कोविड-19 महामारी से जो संक्रमण पैदा होते हैं, इन संक्रमणों से लोगों को बचाने के उपाय क्या करेंगे। तो दोनों में अगर एक संतुलन स्थापित किया जाए तो निश्चित रूप से हम बेहतर दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार है पेज संख्या 9 से, GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से इसको हम जोड़ेंगे। चाइना टॉर अप द मोडस विवेंडी इन 2020, द LSE इज नाउ लाइव। क्या है इसके अंदर में, समाचार के अंदर में? दरअसल इस समाचार के अंदर में हम लोग भारत चीन सीमा विवाद, और यहां पर मोडस विवेंडी जो शब्द आया है उसका अर्थ होता है असहमति के साथ सह अस्तित्व, कि अगर दो संस्थाओं, दो देशों के बीच अलग अलग बिंदुओं पर असहमति है फिर भी वे सह अस्तित्व की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और यहां पर लेखक कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि बातचीत तो चल रही है भारत और चीन के बीच में, लेकिन डेप्सोंग और गोगरा ये दो ऐसी जगहें हैं जो बहुत अधिक संवेदनशील हैं, और जब तक इन मुद्दों को यहां पर हल नहीं किया जाता, यहां पर तनाव को घटाया नहीं जाता है, तब तक भारत के लिए चिंता खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये दोनों जगहें ही रणनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। स्टूडेंट्स, इस समाचार के अंदर में हम जिन विचारों की चर्चा कर रहे हैं, ये विचार दरअसल शिवशंकर मेनन जी ने अपनी पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट में लिखे हैं। शिवशंकर जी की हम लोग बात करें तो ये पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं, चीन में भारत के राजदूत भी रहे हैं, और निश्चित रूप से इनकी जो पुस्तक है ये चीन के संदर्भ में भारत की जो विदेश नीति है,
चीन की जो नीति है भारत के संदर्भ में, एशिया के अंदर में जो भू राजनीति है, उसको समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब परीक्षा की तैयारी करते हुए आप इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें नहीं पढ़ सकते हैं, हाँ, लेकिन उस पुस्तक का जो कोर है, एकदम सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्से हैं, वो इस समाचार के अंदर में कवर हो जाएंगे और आईआर के अंदर में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। देखिए, इस पुस्तक में लेखक ने बताया कि चीन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही है। एक दौर था जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा दिखाई पड़ती थी और चीन एक हद तक अमेरिका के साथ दिखाई पड़ता था, एक हद तक बस। लेकिन जैसे जैसे सोवियत यूनियन इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म से साइड हुआ, वैसे वैसे अब ये प्रतिस्पर्धा चीन और अमेरिका के बीच में हो गई। अब भारत भी इसमें शामिल होकर के एक त्रिकोण का निर्माण करता है। अगर हम बात करें यहां पर भारत के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो पहला विषय है चीन में जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसका वर्चस्व लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और इस बात को सबसे पहले महसूस किया जापान ने। पूर्वी चीन सागर के अंदर में अन्वेषण को लेकर के, संसाधनों को बंटवारे को लेकर के जो पीएलए रही, उसने बहुत ही डोमिनेटिंग रवैया अपनाया जापान के साथ में और इसीलिए जापान बहुत तेजी के साथ में अपनी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा। अगर आप लोग यहां पर देखें, क्वाड का जो विचार है वो जापान के द्वारा ही सामने लाया गया। इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर के अंदर में, पूर्वी चीन सागर के अंदर में जापान लगातार कई अन्य देशों का भी सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। अब हम भारत की तरफ आते हैं। हमारी आधी से अधिक अर्थव्यवस्था समुद्र पर निर्भर है और हम लोग लगातार इस बात को देख रहे हैं कि भारतीय समंदर के आसपास के क्षेत्रों में चीन की जो उपस्थिति है वो बढ़ती जा रही है और यह निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का एक विषय है। अगले बिंदुओं को देखते हैं। दक्षिणी चीन सागर की हम अगर बात करें तो भारत का 38% व्यापार यहां से होता है। निश्चित रूप से दक्षिणी चीन सागर के अंदर में चीन जो है वो लगातार अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। आप देखिए इस मानचित्र के अंदर में, और मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूर्वी चीन सागर की बात कर रहा था जापान के संदर्भ में, तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर में चीन अपने वर्चस्व को बढ़ा रहा है। और अगर आप यहां पर देखें तो यहां से अगर आप बढ़ेंगे पश्चिम की तरफ तो हमारा अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है और हम इस क्षेत्र के अंदर में विकास गतिविधियों को लगातार बढ़ाने की योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र के अंदर में जो व्यापारिक लाभ हैं हम उनको प्राप्त कर सकें। इसी क्षेत्र से संबंधित एक व्यापारिक समझौता है RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ट्रेड एग्रीमेंट। भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, लेकिन मेनन जी कहते हैं कि भारत को इसमें शामिल होना चाहिए क्योंकि चीन इसके अंदर में शामिल है और कहीं ऐसा ना हो कि चीन कुछ ऐसा यहां पर कर बैठे अन्य देशों की मदद से जो भारत के विरोध में चला जाए। और जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अभी रायसीना वार्ता के अंदर में भी सिंगापुर के द्वारा इस विषय को उठाया गया कि RCEP के दरवाजे अभी भी भारत के लिए खुले हुए हैं। और जब मैंने समाचार को पीछे कवर किया था तो मैंने बताया था कि भारत क्यों इसमें शामिल नहीं हो रहा है, तो इस विषय को भी जरा आप लोग ध्यान से एड्रेस करेंगे, पढ़ा चुका हूं आपको। लेकिन मेनन जी कहते हैं कि हमें इसमें जाना चाहिए। इसके बाद अगला विषय इसमें रहेगा CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दरअसल CPEC का एक हिस्सा उस क्षेत्र से गुजरता है जो भारत का है और वर्तमान में पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है। अब उस क्षेत्र के अंदर में अगर आप यहां से देखें तो अब यहां पर चीन ने अपने संसाधनों को विकसित किया है और इसलिए चीन लगातार पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है ताकि भारत अगर यहां पर इंटरवीन करता है तो उसे पाकिस्तान का समर्थन मिल सके और इसीलिए पाकिस्तान को लगातार मजबूत करता हुआ दिखाई पड़ता है हमको यहां पर चीन। कहने का अर्थ यह हुआ कि चीन के हित पाकिस्तान के साथ में बहुत गहराई के साथ में जाकर के जुड़ रहे हैं, जो निश्चित रूप से भारत को पूर्वी मोर्चे पर और पश्चिमी मोर्चे पर एक चिंता का विषय जो है पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग यहां से। अगला समाचार है स्टूडेंट्स, पेज संख्या 8 से GS2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। समाचार है कॉल्स ग्रो फॉर US टू हेल्प इंडिया विद स्पेयर वैक्सीन्स। जरा देखिए इसको। दरअसल अमेरिका के अंदर में एक सीनेटर है एड मार्के, उन्होंने ये कहा
कि अमेरिका के अंदर में प्रत्येक अमेरिकी के लिए जरूरत से अधिक टीके हैं और अगर अतिरिक्त टीकों के साथ भारत की मदद कर देता है अमेरिका, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा मानवीयता का कार्य होगा। और यहाँ पर सुझाव सामने आया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, इसके माध्यम से भारत को अस्थायी छूट दी जा सकती है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो विषय है वो जुड़ा हुआ है एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन्स हैं, जो कि काफी प्रभावशाली हैं इस महामारी से निपटने में, लोगों के अंदर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने में, उनके टीकों की आपूर्ति की जा सकती है भारत को। इसके अलावा भारत ऑक्सीजन की आपूर्ति की समस्या से बहुत बुरे तौर से प्रभावित है, तो इसकी आपूर्ति भी की जा सकती है भारत को। इसके अलावा टीकों के उत्पादन को सुविधाजनक बनाने में भारत की मदद की जा सकती है, सप्लाई चेन को मजबूत बना करके। और यहाँ पर जो एक सुझाव है कि विश्व व्यापार संगठन के अंदर में जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, उससे भारत को अस्थायी रूप से छूट दी जाए, ताकि भारत के अंदर में कई सारी अन्य संस्थाओं को अन्य महत्वपूर्ण टीके बनाने की अनुमति मिल सके। और इससे क्या होगा कि भारत में जो टीका उत्पादन है, वैक्सीन का जो निर्माण है, वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, अधिक मात्रा में वैक्सीन का निर्माण होगा, लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होंगे, लोग उन वैक्सीनों का प्रयोग करेंगे, तो उनके अंदर में इस महामारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने काफी सारी बातें की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, तो एक संस्था के बारे में जानना भी लाजमी हो जाता है। और संस्था कौन सी है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वीपो। ये संस्था जो है, इसकी स्थापना हुई 1967 में, यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर के काम करती है और मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला समाचार है स्टूडेंट्स, पेज संख्या 6 से GS2 गवर्नेंस के साथ में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। समाचार है इन्फर्नल इन्फर्नोज, एज हॉस्पिटल फायर्स आर ऑन द राइज अलोंगसाइड अ पैंडेमिक, महाराष्ट्र मस्ट एक्ट ऑन सेफ्टी। दरअसल स्टूडेंट्स, इस महामारी ने हमारी व्यवस्था की बहुत सारी खामियों को हमारे सामने ला करके रख दिया है कि किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किए गए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना दिए गए और वहां पर अगर आग लगने जैसी घटनाएं घटती हैं, तो लोगों की, मरीजों की सुरक्षा कैसे होगी, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और हम लोग लगातार इस बात को देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में, मुंबई के अंदर में, कई सारे हॉस्पिटल्स के अंदर में जो आग लगने की घटनाएं हुई, वहां पर जो लोगों की जानें गई, वो निश्चित रूप से ऐसी मौत के हकदार तो नहीं थे। इसके अलावा हम लगातार इस बात को देख रहे हैं, आईसीयूज के अंदर वेंटिलेटर्स की कमी है। आईसीयू के अंदर में जो कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं, उन मशीनों को मैनेज करने वाले, उनकी देखभाल करने वाले स्किल्ड स्टाफ की भी कमी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम लगातार इस बात को देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन के सिलेंडर के रेट, उसके दाम इतने अधिक हैं कि एक सामान्य नागरिक शायद ही इन्हें खरीद पाएगा। ये सब चीजें हमें क्या दिखा रही हैं? ये सब चीजें हमें एक ही बात दिखा रही हैं कि शांति के समय किसी भी राष्ट्र को आपदा से निपटने की तैयारी करनी चाहिए। और जब पिछले साल ये महामारी हमारे सामने आई और उसके बाद 2020 के अंत तक आते आते थोड़ा सा हमें राहत मिली, वैक्सीन कैंडिडेट्स लगातार सामने आ रहे थे, सफलताएं प्राप्त हो रही थी, तो हमें वहां पर लापरवाह होने की जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी हम इतने सारे प्रशासनिक खामियां सिस्टम में देख रहे थे और उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता थी। तो अभी जो भयावह स्थिति हमारे सामने है, हम उसको अवॉइड कर सकते थे, लेकिन अफसोस हम ऐसा नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं जरा स्टूडेंट्स, यहां से मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को जरा देखते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने कहा था लोगों की आवाज भगवान की आवाज है, पंचायत की आवाज लोगों की आवाज है। इस कथन के आलोक में स्थानीय संस्थाओं के महत्व और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। 250 शब्द 15 अंक। अब इसके उत्तर की रूपरेखा क्या होगी जरा देखिए। सबसे पहले आप लोग स्थानीय संस्थाओं का परिचय देंगे, उसके बाद स्थानीय संस्थाओं का भारत में विकास कैसे हुआ, तो मैंने आपको बताया था वैदिक काल से लेकर के चोल साम्राज्य की बात भी मैंने की थी, औपनिवेशिक शासन की बात भी मैंने की थी, आजादी के बाद भारत के अंदर में जो घटा उसको भी मैंने आपको बताया था। तो उन सब का निचोड़ आप यहां पर प्रस्तुत कर देंगे।
फिर महत्व की बात हम लोग कर देंगे। इसके बाद स्थानीय जो निकाय हैं उनके सम्मुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं उसको हम लोग बताएंगे। अच्छा, एक काम आप लोग करेंगे, महत्व के अंदर में जो प्रावधान है 73वें संशोधन के महिलाओं के संदर्भ में, निर्वाचन के संदर्भ में, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डाल देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अब सबसे अंत में आकर के समाधान की बात हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से जागरूक लोग और सशक्त संस्थाएं भारत में मजबूत स्थानीय संस्थाओं का निर्माण करने में सक्षम हो सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, चुनाव आयोग कोविड-19 महामारी और लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में संतुलन स्थापित करने में कहां तक सफल हुआ है, चर्चा कीजिए। 150 शब्द 10 अंक। स्टूडेंट्स, उत्तर की बात करें तो सबसे पहले कोविड-19 महामारी का जो संक्रमण है आप इसकी चर्चा करेंगे और फिर यहां पर जो चुनाव आयोजित करवाए गए उनकी बात कर देंगे। रेफरेंस के रूप में आप पिछले वर्ष के कुछ एक चुनावों का रेफरेंस भी यहां पर डाल सकते हैं, मसलन बिहार की जैसे हमने बात की थी, और जो वर्तमान में चुनाव हमें दिखाई पड़ रहे हैं प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल। अब जो अगला विषय मुख्य भाग में आप लोग जोड़ेंगे वो होगा कोविड-19 महामारी का संक्रमण और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति। अब इसके अंदर में आप इस बात को बताएंगे कि जब बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तो निश्चित रूप से इतने बड़े तादाद में लोगों को नियंत्रित करना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, तो संक्रमण निश्चित रूप से फैलेगा। और किसी भी राष्ट्र का जो स्वास्थ्य सिस्टम होता है वो कभी भी इतना तैयार नहीं होता है कि आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के संक्रमित होने पर उसको संभाल सके। ये बिल्कुल सच बात है। स्वास्थ्य स्थितियां जो होती हैं किसी भी देश के अंदर में वो सामान्य हालातों से निपटने के लिए बनाई जाती हैं। बहुत अधिक हुआ तो थोड़ा सा और गंभीर हालातों के लिए, लेकिन अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को ही स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पड़ जाएगी तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उसे कैसे संभालेंगी। इसके अलावा अब महामारी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जीवित कैसे रखा जाए, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये एक अगली चुनौती है। इससे भी चुनाव आयोग को ही निपटना है। तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते, हमें उसे आगे बढ़ाना ही होगा, लेकिन हमें यहां पर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि संक्रमण भी ना फैले। अब यहां पर चुनाव आयोग कौन कौन से कदम उठा सकता था, मसलन कि जो चुनाव के अलग अलग चरण हैं उनकी संख्या कम रखी जा सकती थी। इसके अलावा जो रैलियां हो रही थी उसमें जो लोग थे उनकी संख्या को सीमित किया जा सकता था। अब निष्कर्ष में अगर हम लोग आते हैं तो निष्कर्ष रूप में हमें एक तरफा नहीं सोचना है। यह बात आप लोग बहुत अच्छे से हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स। हम मध्यम मार्ग की तरफ चलेंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों को देख करके, क्योंकि लोगों का जीवन भी आवश्यक है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। तो चुनाव के चरणों को छोटा किया जा सकता था, आभासी रैलियों की मदद ली जा सकती थी, इंटरनेट बहुत कारगर है उसकी मदद ली जा सकती है, और जहां पर इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है वहां पर कुछ अन्य वैकल्पिक माध्यमों का प्रयोग करके लोगों को चुनावी प्रक्रिया के साथ में जोड़ा जा सकता था। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों को समय से प्राप्त हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में।